हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज की क्लास हम लोगों के लिए होने वाली है बहुत ज्यादा खास, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आज की क्लास में हम बात करेंगे न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 की पार्ट 1 से रिलेटेड, जिसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 द कॉलोनियल एरा इन इंडिया, भारत में औपनिवेशिक युग। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके एनसीईआरटी बुक में बिग क्वेश्चंस यानी बड़े प्रश्न दिए हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में। पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कॉलोनियलिज्म, यानी उपनिवेशवाद क्या है। तो इसके आंसर पे चलते हैं। Colonialism is a system in which powerful country takes political and economical control over another country or region। यानी औपनिवेशिकवादी वह व्यवस्था है जिसमें एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश या क्षेत्र पर राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित करता है। It is exploited the resource, wealth and people of colony for its own benefit। उसके संसाधन, धन और लोगों का अपने लाभ के लिए उपयोग करता है। सभी मेरे साथ साथ आंसर्स को लिखेंगे। अगर आप नहीं लिख पाते तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट ड्रू यूरोपियन पावर्स इन इंडिया। भारत में यूरोपीय शक्तियों को कौन लाया? ठीक है, तो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका आंसर लिखेंगे, यूरोपियन पावर्स केम टू इंडिया बिकॉज ऑफ, यानी भारत में यूरोपियन शक्तियां हैं वो आई क्योंकि इंडिया रिच ट्रेड इन स्पाइसेस, टेक्सटाइल, सिल्क, कॉटन एंड प्रीशियस स्टोन। यानी भारत में मसालों, वस्त्र, रेशम और कपास, बहुमूल्य रत्नों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, जहां व्यापार बहुत अधिक लाभ कमाया जा सकता था व्यापार करके। स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर सी ट्रेड, समुद्री व्यापार के लिए भारत का स्थान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसके बाद लास्ट है आपका, लेटर द वांटेड पॉलिटिकल कंट्रोल द एक्सेस टू रॉ मटेरियल एंड मार्केट। बाद में उन्होंने कच्चे माल और बाजार पर नियंत्रण करने के लिए राजनीतिक सत्ता स्थापित की। आई होप आपने ये आंसर लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज इंडियाज इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। आपको इंडिया की इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल कंडीशन बतानी है कॉलोनियल पीरियड से पहले और कॉलोनियल पीरियड के बाद की। ठीक है, मतलब उस दौरान कैसा था, उससे पहले कैसा था। तो बिफोर कॉलोनियल रूल इंडिया वाज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमी एंड इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड कल्चर। यानी औपनिवेशिक काल से पहले जो भारत है विश्व की अर्थव्यवस्था में एक व्यापार मतलब एक से ज्यादा अच्छे लेवल पे जो है व्यापार और यहाँ की जो संस्कृति है और यहाँ के व्यापार, इन दोनों का ये महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके अलावा ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल मैनी इंडस्ट्रीज डिक्लाइन, वेल्थ एंड वाज ड्रेन टू ब्रिटेन एंड इंडिया बिकेम मेनली अ सप्लाइड ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स। यानी ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय उद्योगों का पतन हो गया, यानी भारतीय उद्योग जो है पहले की तुलना में बहुत खत्म के कगार पे पहुंच गए और भारत की संपत्ति ब्रिटिश भेजी जाने लगी टैक्स के फॉर्म में, हाउस टैक्स के फॉर्म में, आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। और भारत कच्चे माल का आपूर्ति करता था तथा ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बन गया। मतलब यहाँ पर पहले कच्चे माल को ओनली सप्लाई किया जाता था, लेकिन अब जो है यहाँ पर यह कच्चे माल का बाजार बनकर रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द ब्रिटिश कॉलोनियल डोमिनेशन ऑफ इंडिया इंपैक्ट द कंट्री। यानी जो ब्रिटिश कॉलोनियल का डोमिनेशन था उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ब्रिटिश रूल चेंज इंडियाज इकोनॉमी, जो ब्रिटिश शासन है उसने इंडिया की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, प्रशासन व्यवस्था को, शिक्षा को, परिवहन व्यवस्था को, सबको बदल के रख दिया। रेलवेज, telegraph and modern institution were introduced but these mainly served colonial interests। लेकिन रेल, तार व्यवस्था, और तार मतलब जो हम संदेश के लिए, कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं ना, लेटर वगैरह, और उस टाइम पीरियड में लैंडलाइन वगैरह जो होता था, आधुनिक संस्थाएं स्थापित की गई, लेकिन उनका मुख्य जो उद्देश्य था वो केवल और केवल जो ब्रिटिशर्स है उनके हितों की, उनके इंटरेस्ट को पूरा करना था। भारी कर और आर्थिक शोषण, अकाल और पारंपरिक उद्योगों के पतन से भारतीय जनता को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यानी हैवी टैक्सेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, फैमिन एंड डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कॉज्ड ग्रेट हार्डशिप। ठीक है, तो आप साथ के साथ आंसर लिखिएगा। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन जो है आपके
प्रश्न और गतिविधियां, यानी आपके ये एक्सरसाइज के लास्ट में क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन और एक्टिविटीज, उसमें जो क्वेश्चन है उसको आप डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन वो सेम आपका वही है, व्हाट इज कॉलोनियलिज्म एंड गिव 3 डिफरेंट डेफिनेशन। कॉलोनियलिज्म क्या है यानी उपनिवेशवाद क्या है, उसके 3 आपको अलग अलग डिफरेंस देने, वो डेफिनेशन देने। पहला है कॉलोनियलिज्म इज अ पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ वन कंट्री ओवर अनदर, यानी राजनीतिक व्यवस्था, औपनिवेशिकवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक देश दूसरे देश की राजनीतिक रूप से नियंत्रण स्थापित कर लेता है। इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच अ पावरफुल कंट्री एक्सप्लॉइट्स अनदर कंट्री रिसोर्सेज, यानी यह एक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें एक शक्तिशाली देश दूसरे देश के संसाधनों का शोषण करता है, एक्सप्लॉइट करता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ establishing settlements and governing another lands of the benefit of the colonial power। ये किसी दूसरे देश पर शासन स्थापित कर उसे अपने लाभ के लिए चलाने की प्रक्रिया है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, आई होप लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। डिड द ब्रिटिश रियली केम टू सिविलाइज इंडिया, व्हाई और व्हाई नॉट। क्या जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया भारत को सिविलाइज करने के लिए, सभ्य बनाने के लिए आए थे, क्यों और क्यों नहीं। आपको दोनों में आंसर देना है, अगर क्यों तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं। तो नहीं तो इसका आंसर है आपका नो। ऑल्दो द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे, टेलीग्राफ एंड मॉडर्न एजुकेशन, देयर मेन एम वाज टू स्ट्रेंथन द रूल एंड इंक्रीज प्रॉफिट, यानी नहीं, यद्यपि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रेलवे, तार और आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की, लेकिन इनका उद्देश्य अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत करना और अधिक लाभ कमाना था। ठीक है, द एक्सप्लॉइट इंडिया रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी, देयरफॉर द क्लेम ऑफ सिविलाइजिंग द इंडिया वाज मेनली यूज्ड टू जस्टिफाई कॉलोनियल रूल, यानी उन्होंने भारत के संसाधनों की और अर्थव्यवस्था का शोषण किया, इसलिए सभ्य बनाने का दावा मुख्यतः अपने शासन को उचित ठहराने का माध्यम था। ठीक है, लिख लिया आपने आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ वाज द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म डिफरेंट फ्रॉम पोर्चुगीज एंड फ्रेंच रूल, यानी ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था जो है वो पुर्तगाली और जो फ्रांसीसी शासन था उससे किस तरह अलग है, आपको ये बताना है। द पोर्चुगीज एंड फ्रेंच मेनली फोकस ऑन ट्रेड एंड फ्यू सेटलमेंट्स, यानी जो पुर्तगाली थे और फ्रांसीसी थे वो मुख्य रूप से व्यापार और कुछ बस्तियों तक ही उन्होंने अपना ध्यान सीमित किया था। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे, द ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेजुअली गेन्ड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश्ड डायरेक्ट ब्रिटिश रूल आफ्टर 1858, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने धीरे धीरे भारत के पूरे भाग पर कब्जा किया, राजनीतिक रूप से नियंत्रण स्थापित किया और 1858 के बाद प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन को लागू हो गया। ठीक है, इस तरह से जो पोर्चुगीज थे और फ्रांसीसी थे उनका मेन फोकस ट्रेड था और कुछ सेटलमेंट्स था, लेकिन इनका मेन फोकस था ट्रेड के बाद धीरे धीरे इन्होंने पूरे हमारे इंडिया को अपनी कॉलोनी बना ली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियंस फंडेड देयर ओन सब्जुकेशन, एक्सप्लेन। आपको जो स्टेटमेंट दिया है इंडियंस फंडेड देयर ओन सब्जुकेशन, इसको आपको क्या करना है, इसे एक्सप्लेन करना है। द ब्रिटिश बिल्ड रेलवे, टेलीग्राफ एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम इंडियंस, यानी इंडिया से ही टैक्स कलेक्ट करके, टैक्स इकट्ठा करके जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रेलवे, तार और अन्य परियोजनाएं जो है वो बनाई थी। फिर दिस फैसिलिटी मेनली हेल्प द ब्रिटिश आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड, और इनका उपयोग जो है मुख्य रूप से जो है ब्रिटिश सेना, प्रशासन और व्यापार को मजबूत करने के लिए किया गया था। Thus Indians paid for project that strengthened British rule over them। इस प्रकार भारतीयों के ही धन से ब्रिटिश शासन को और अधिक मजबूत बनाया गया, जो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है कि इंडियंस फंड्स देयर ओन सब्जुकेशन, यानी इंडिया ने जो फंड दिया, जो टैक्स के फॉर्म में पैसा दिया, वो अपने ही पैसे से अपने देश की शासन व्यवस्था को मजबूत बनाया। और नाम आता है किसका, कि ब्रिटिशर्स ने किया। ब्रिटिशर्स ने हमारे ही पैसे को टैक्स के फॉर्म में हमसे कलेक्ट किया और उसका यूज जो है डेवलपमेंट के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज डिवाइड एंड रूल मींस, इफ यू गिव एग्जांपल्स, यानी जो डिवाइड एंड रूल है यानी फूट डालो और शासन करो, इसका क्या मतलब है और इसके आपको एग्जांपल देने हैं। ठीक है, तो डिवाइड एंड रूल वाज अ पॉलिसी यूज्ड बाय ब्रिटिश टू क्रिएट डिफरेंस अमंग कम्युनिटीज, रीजन एंड रूलर्स सो दैट दे कुड मेंटेन कंट्रोल ओवर इंडिया, यानी फूट डालो और राज करो ब्रिटिश की ऐसी नीति थी जिसमें विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों और शासकों के बीच मतभेद पैदा करना, अपना शासन बनाए रखते और अपने शासन को बनाए रखते थे। ठीक है, दे एनकरेज
divisions based on religion support rival groups of weaken unity। यानी उन्होंने धार्मिक और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दिया, विरोधी समूहों को समर्थन करके भारतीय एकता को कमजोर बनाया। ये ब्रिटिशर्स के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई थी, फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, ताकि हमारे देश में फूट डाल के वो रूल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज वन एरिया ऑफ इंडियन लाइफ सच एज एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ट्रेड और विलेज लाइफ। हाउ वाज इट अफेक्टेड बाय कॉलोनियल रूल? कैन यू फाइंड एनी साइन can you find a sign of those changes still with us today? यानी आपको किसी एक एरिया के ऊपर, चाहे वो इंडियंस की लाइफ हो, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ट्रेड, विलेज, इनमें से किसी एक को चूज करना है और उसके ऊपर जो औपनिवेशिक टाइम पीरियड में शासन प्रणाली थी उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये बताना है आपको। और आज के टाइम पीरियड में क्या ऐसे आपको प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, आप ऐसी कुछ चीजों को फाइंड कर सकते हैं, आपको ये बताना है। तो इसमें हमने एग्रीकल्चर लिया बेसिकली, ये सैंपल आंसर। इसमें आप अपनी मर्जी से कोई सा भी फील्ड ले सकते हैं, एजुकेशन भी ले सकते हैं, ट्रेड भी ले सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। मुझे एग्रीकल्चर लगा तो मैंने एग्रीकल्चर को लिया। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द मेनी फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो कैश क्रॉप सच एज इंडिगो, कॉटन एंड ओपियम इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप। यानी ब्रिटिश टाइम पीरियड में बहुत सारे किसानों को जो है खाद्य पदार्थों के अलावा, मतलब उनके बजाय जो खाद्य यानी गेहूं, चावल, इसकी जगह जो उनको बेसिकली फोर्स किया जाता था कि वो नील की खेती करे, कपास की, अफीम जैसी नकदी फसलों को उगाने पर उनको मजबूर किया जाता था। हैवी लैंड रेवेन्यू एंड अनफेयर पॉलिसीज इंक्रीज द बर्डन ऑन फार्मर्स लीडिंग टू पॉवर्टी एंड फेमाइन। यानी भारी जो कर था, टैक्स लिया जाता था, और अन्यायपूर्ण जो नीति थी, जिनके कारण जो किसानों पर बोझ जो है बढ़ा, जिससे गरीबी और अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई। टुडे कमर्शियल फार्मिंग एंड सम land revenue system introduced during the colonial period still influence Indian agriculture, although many reforms have been made after independence। कहने का मतलब है कि आज भी व्यवसायिक तौर पर खेती और औपनिवेशिक काल की कुछ भूमि व्यवस्था के प्रभाव भारतीय कृषि में दिखाई देते हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसमें कई सारे सुधार किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इमेजिन यू आर अ रिपोर्टर इन 1857। आप इमेजिन कीजिए कि 1857 में आप एक रिपोर्टर हैं। ठीक है, राइट अ ब्रीफ न्यूज रिपोर्ट ऑन रानी लक्ष्मीबाई's रेसिस्टेंस ऑन एट झांसी, इंक्लूड अ टाइमलाइन शोइंग की इवेंट। यानी आपको रानी लक्ष्मीबाई की जो रेसिस्टेंस है झांसी में, उससे रिलेटेड, पूरी घटना से रिलेटेड जो है आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। साथ ही साथ उसमें आपको टाइमलाइंस को भी बताना है। ठीक है, तो न्यूज रिपोर्टर जैसे झांसी 1858, रानी लक्ष्मीबाई वाज ब्रेवली लेड अ डिफेंस ऑफ झांसी अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्स। यानी जो रानी लक्ष्मीबाई है, उन्होंने जो ब्रिटिशर्स है उसके खिलाफ जो है बड़ी बहादुरी के साथ साहस पूर्वक जो है उनका सामना किया। रिफ्यूजिंग टू सरेंडर आफ्टर अ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज अप्लाइड, शी इंस्पायर्ड हर सोल्जर्स एंड फाउट करेजसली। यानी कहने का मतलब है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लागू की गई तो उन्होंने अपना आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि अपने आर्मी जो उनकी सेना है उनको नेतृत्व प्रदान किया, उनको लीडरशिप प्रोवाइड करी, और जो है लंबे समय तक जो है वॉर में, युद्ध में लड़ती रही। और उसके बाद जो है वो 18 जून 1858 बिकेम अ सिंबल ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यानी जो 18 जून 1858 है, इस टाइम पीरियड में ये वीर गति को प्राप्त हो जाती है। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ये महान वीरांगना, यानी एक महान वीर, जैसे पुरुष होते हैं ना, महिला को वीरांगना कहते हैं, वीरांगना बन गई। अगर हम टाइमलाइन की बात करते हैं तो 1853 में जो झांसी पर जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी है उसे इम्पोज किया गया था। डलहौजी के द्वारा ये नीति अपनाई गई थी। आपने पढ़ा भी होगा चैप्टर में, मैंने पढ़ाया है आपको। 1857 की बात करते हैं तो इसमें रिवोल्ट स्टार्ट होता है और रानी जो रानी लक्ष्मीबाई है वो इसको लीडरशिप प्रोवाइड करती है। मार्च अप्रैल 1858 में ब्रिटिश अटैक झांसी, मतलब मार्च 1858 में जो ब्रिटिश है वो झांसी के ऊपर अटैक करता है। तो इस तरह से जो है आप पूरा जो है इसका रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है आपका, जून 1858 रानी लक्ष्मीबाई डाइज फाइट नियर ग्वालियर। यानी ग्वालियर के पास जो है जून 1885 में इनकी क्या हो जाती है, ये वीर गति को प्राप्त हो जाती है लड़ते लड़ते। इस तरह जो है इतिहास में इनका नाम दर्ज है, ये बहुत बड़ी वीरांगना थी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इमेजिन एन अल्टरनेट हिस्ट्री वेयर इंडिया वाज नेवर कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स, राइट अ शॉर्ट स्टोरी
यानी आपको एक ऐसी स्टोरी लिखनी है इमेजिन करके जहां पे जो इंडिया है वो ब्रिटिश का मतलब गुलाम या उपनिवेश नहीं था। तब आप इमेजिन करके लिखिए कि इंडिया कैसा होता। इफ इंडिया हैड नेवर बीन कॉलोनाइज्ड इट माइट हैव कंटिन्यूड टू डेवलप इट्स ओन इंडस्ट्री। यानी इंडिया अगर उपनिवेश किसी का उपनिवेश या यूरोपीय शक्तियों का उपनिवेश नहीं बनता तो उस टाइम पीरियड में इंडिया जो अपने उद्योग को, शिक्षा को, व्यापार को काफी ज्यादा बढ़ावा देता। इंडिया रूलर्स कुड हैव मॉडर्नाइज द कंट्री थ्रू कॉपरेशन एंड इनोवेशन। यानी भारतीय शासक मिलकर देश का आधुनिकीकरण करते और पारंपरिक हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योग और अधिक समृद्ध होते। देश की संपत्ति देश में ही रहती, बाहर नहीं जाती, जाहिर सी बात है। अब भारत अपनी संस्कृति विरासत को सुरक्षित रखते हुए आर्थिक और वैज्ञानिक रूप और अधिक शक्तिशाली देश बन जाता। ट्रेडिशन, क्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल माइट हैव रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग एंड वेल्थ वुड हैव stayed within the country. India may have become a leading economic and scientific power while preserving its rich cultural heritage. समझ में आया? आप आई होप आप लोगों ने आंसर लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रोल प्ले है। रोल प्ले डिस्कशन बिटवीन अ ब्रिटिश ऑफिशियल एंड दादा भाई नौरोजी। ये रोल प्ले आपको क्लास में करना है। इस रोल प्ले को करने का रीजन ये है, इससे आप समझ पाएंगे कि उस टाइम पीरियड की कंडीशन कैसी थी, उस चीज को आप फील कर सकते हैं। तो ये रोल प्ले एक एक्टिविटी बेस्ड है। तो मैंने इसका एक स्क्रिप्ट सा लिखा है, आप जो ये रोल प्ले क्लास में कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। वैसे ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लोर वन लोकल रेजिस्टेंस मूवमेंट फ्रॉम योर स्टेट और रीजन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। मतलब आपको एक्सप्लोर करना है लोकल लेवल पर जहां पर 1857 का या कॉलोनियल टाइम पे कोई मूवमेंट हुआ था, तो और उसके बारे में लिखना है। तो मैंने इसमें आपको 1857 के रिवोल्ट के बारे में बताया क्योंकि हमने उसके बारे में थोड़ा डीप पढ़ा है। 1857 के रिवोल्ट की बात करते हैं, इसमें दिल्ली का ले लेते हैं, दिल्ली की सिचुएशन ले लेते हैं, उसको थोड़ा सा देखते हैं। ट्रिगर ग्रोइंग dissatisfaction with British rule and introduce of the Enfield rifle cartridge. Leader Bahadur Shah Zafar became the symbolic leader. Demand and British rule restore Indian authority. British response, the revolt was suppressed with military force. Bahadur Shah Zafar was exiled. ठीक है, तो इसमें remember today through monument, museum, history book and Independence Day commemoration. आंदोलन दिल्ली में 1857 का जो ये विद्रोह है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर आप इस विद्रोह के अलावा भी कोई और विद्रोह या फिर कोई भी ऐसा इवेंट ले सकते हैं कॉलोनियल टाइम पीरियड का जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1857 का रिवोल्ट इसलिए लिया ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाए। इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें जो आपका असंतोषी का या फिर अनसेटिस्फाइड होने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि उसमें रॉयल एनफील्ड नाम के जो बंदूक का यूज किया जा रहा था, उसमें जो कारतूस यूज किया जा रहा था, उसमें जो चर्बी यूज की जा रही थी गाय और सुअर की, वो रिलीजियस लेवल पे लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही थी। तो मेन रीजन था। इसके जो नेता थे वो दिल्ली में बहादुर शाह जफर इसके मेन लीडर बने थे, जो मुगल एम्पायर थे, लास्ट मुगल एम्पायर थे। इसके अलावा इनकी डिमांड थी कि जो ब्रिटिश रूल है उसको खत्म किया जाए और भारतीय शासन की इंडियन रूल जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडियन जो रूलिंग सिस्टम है, उसको उसे दोबारा से रीस्टैब्लिश किया जाए। इसके अलावा अगर ब्रिटिशर्स की बात करें, उनका रिएक्शन क्या था, तो विद्रोह की सेना ने जो भी लोग सपोर्ट करे थे उनको दबा दिया। बहादुर शाह जफर को जो है एक्साइल करके रंगून भेज दिया जाता है, वहीं पे उनकी कुछ समय के बाद डेथ हो जाती है। तो आज इनकी जो मेमोरी है इसको हम बहुत सारी म्यूजियम में, हिस्ट्री की बुक में और जो इंडिपेंडेंस डे के रूप में जो मनाते हैं उस टाइम पे उस फॉर्म में जो है इनको याद किया जाता है। तो ये जो एक तरह से सैंपल आंसर है। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि आप लिख पाओगे कि नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप इसको और अच्छे से लिख सकते हो। आप 1857 का रिवोल्ट ना लेकर के कोई भी और कोई अलग इवेंट ले सकते हो, इंडिगो मूवमेंट ले सकते हो, सत्याग्रह ले सकते हो, जो आप अच्छे से लिख सको, जिसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज है। नहीं तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्लास में मैंने आपके सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है बल्कि समझना है। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा होगा तो आपके लिए इन क्वेश्चन आंसर को करना और भी ज्यादा इजी है। अगर कायदे से बात की जाए तो क्वेश्चन आंसर कराना टीचर का काम नहीं बल्कि बच्चे का करने का काम है, ताकि टीचर्स के ये समझ में आए कि बच्चे ने कितना समझा है चैप्टर को। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको आंसर्स इसलिए बताए ताकि आपको जो है एक क्या कहते हैं, मैंने आपको बेसिकली फैसिलिटेट किया है कि आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं। ये मान के चलिए कि सैंपल आंसर है, इसको आप और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं।
ठीक है। और अगर आपको यही आंसर्स चाहिए तो इसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई है, आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये भी है कि मैं अब सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर जो है हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद डालती रहूंगी। तो मेरे साथ यूं ही बने रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे 6 से लेकर के 10 तक पढ़ते हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।